उन्हें गरीब बनाए रखेंगे, उनको अनपढ़ बनाए रखेंगे, तभी हम उन पर राज कर पाएंगे। ये लालू जी की भी सोच थी, शिवानंद तिवारी की भी सोच थी, उनके पुत्र और यहाँ के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी के कभी भी कोई स्टेटमेंट हो जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बात किए हों तो यही बोलेंगे फलनवा अपराधी प्रवृत्ति से आते थे तो हमारे बाप दादा, हम 3 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में अभी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है बिहियां थाना को लेकर के। चलिए हमारे साथ उसी मुद्दे पर बात करने के लिए राकेश ओझा जी हैं। सीधे मैं जुड़ता हूं और बिहियां थाना के मुद्दे पर मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहियां थाना को लेकर के अभी मुद्दा छिड़ा हुआ है, हर जगह वही बात खबरें चल रही है कि बिहियां थाना बिहियां में ही रहना चाहिए, तेघरा में नहीं बनना चाहिए। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, पर्सनल मेरी बात आप लेना चाहेंगे तो हमारे लिए पूरा क्षेत्र एक समान है। हमारे लिए बिहियां के भी लोग भी अति प्रिय हैं, तेघरा और चौरस्ता के आसपास के भी लोग अति प्रिय हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये हमारे हाथ का नहीं है या फिर जनता के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है। प्रशासन ने निर्णय लिया, चूँकि बिहियां थाना जिस ज़मीन पर था वो कुछ सरकारी दावपेच के चलते वो उस जगह से हटाना था उसको, और सरकारी ज़मीन तेघरा में उपलब्ध थी, इसलिए शायद वहाँ पर प्रशासन ने या फिर जो अन्य जो उससे जुड़े विभाग हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि तेघरा में इसका निर्माण किया जाए। तेघरा में निर्माण करना ना करना ये तो सरकारी विभाग है, लेकिन जहाँ तक इस डिसीजन के खिलाफ बिहियां के लोगों ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, उनका आवाज़ कहीं ना कहीं, उनका जो मुद्दा है कहीं ना कहीं जायज़ है। जायज़ इस संदर्भ में है कि बिहियां आप सभी जानते हैं पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का एक व्यावसायिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है। व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, नगर का वो क्षेत्र है, बहुत अन्य क्षेत्रों से भी लोग आकर वहाँ घर बनाए हुए हैं। और उस एरिया में अगर आप बिहियां चौरस्ता से जगदीशपुर तक जाइएगा, बीच में वही एक थाना हम लोग का क्षेत्र का पड़ता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवसायियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहाँ के लोगों के दृष्टिकोण से, नगर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना का तो बिहियां में होना ज़रूरी ही है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ के लोग जो तेघरा के चाहे चौरस्ता के जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी भी मांग नाजायज़ नहीं है, उनकी भी मांग जायज़ है। अगर वहाँ निश्चित रूप से आप देखते होंगे चौरस्ता हो चाहे चौरस्ता के आसपास के एरिया हो, बराबर जाम से पीड़ित रहते हैं। हर एक कुछ न दिन शादी ब्याह का सीजन हो चाहे और कोई विशेष परिस्थितियाँ आ जाती है, हर 2 दिन पर वहाँ जाम की समस्या रहती है। इसलिए जब सरकार ने निर्णय लिया या विभाग ने निर्णय लिया कि तेघरा में चौरस्ता बनेगा तो सबके मन में ये एक उम्मीद जगी कि थाना के आने से यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ का सिस्टम है, अधिक व्यवस्थित रूप से चलेगा तथा जो समस्याएं हैं, चाहे वो जाम की समस्याएं हो चाहे दुकान की समस्याएं हो, उसको लेकर उनके मन में उम्मीद जगी कि हमारा भी समस्या का निदान हो जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से जायज़ था। अब ये बात है कि कुछ लोग बिहियां में चाहते हैं, कुछ लोग तेघरा में ही चाहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो यही चाहेंगे प्रशासन को दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर संवाद स्थापित करना चाहिए और एक उचित निर्णय लेना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष को, चाहे वो बिहियां का जो बाज़ार का क्षेत्र हो चाहे वो चौरस्ता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों में आपसी कोई मतभेद ना रहे, ऐसा किसी के साथ ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर जहाँ तक बात है, अगर मेरी राय ली जाएगी या मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि बिहियां और तेघरा दोनों जगह चौकी का निर्माण होना चाहिए। अगर प्रशासन के पास ऐसा कोई व्यवस्था है या फिर ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम बिहियां में भी थाना बना सकते हैं, अन्य कोई स्थान पर, स्थान तो चेंज होना ही है, और चौरस्ता पे भी अगर देना, एक चौकी देना हो या फिर और कोई थाना से संबंधित भवन का निर्माण करना हो, तो मैं इसका स्वागत करूँगा अपने स्तर पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि दोनों जगह आंदोलन हो रहा है। बिहियां में भी लोग एक दिन बाज़ार बंद किए हुए थे 12 बजे तक, और चौरस्ता पे भी जाम किए हुए थे, पूरा चक्का जाम हुआ था। कल भी बिहियां में लोग मीटिंग किए हुए हैं, आज RK सिंह से मिलने भी जा रहे हैं कि थाना बिहियां में ही होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बिहियां एक व्यवसायी नगरी है। बिहियां में 8 बैंक, यूको बैंक है, SBI है, PNB है, ये तमाम बैंकें हैं। और जब थाना रहते हुए जब यहाँ पर लूटपाट हो सकता है तो थाना नहीं रहेगा तो समझिए कितना लूटपाट होगा। तो क्या ये उनकी बातें जो है, तो क्या इससे लगता है कि मतलब मैंने भी कल उनसे कहा कि आप लोग जब बात नहीं करिएगा एक दूसरे से मिल करके कि तो ये तो हो जाएगा कि एक ही जगह आप कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। मतलब ये क्या होना चाहिए कि दोनों में सुलह हो जाए और एक जगह चयनित करके वहाँ पर बने।
देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। सुरक्षा का आप जो भी लोग मांग कर रहे हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए ही मांग कर रहे हैं। किसी का ये निजी मांग नहीं है या फिर किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। आज से कुछ दिन पूर्व बिहियाँ के भी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, चौरस्ता के भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। मैंने उन लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग दोनों एक ही बैनर तले आएँ, क्योंकि ये क्षेत्र के विकास का मुद्दा है। ऐसा कोई निजी स्वार्थ किसी का है नहीं। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो कोई भी जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, इनको संवाद तो स्थापित करना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों की बातों को सुनना पड़ेगा और तथा एक निर्णय ऐसा लेना होगा जो इससे बीच का रास्ता निकल जाए। और जहाँ तक बात है सुरक्षा का, तो हमारे नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगता है कि दोनों जगह पुलिस भवन का निर्माण होना चाहिए। एक जगह थाना बने, एक जगह चौकी बने। जो भी हो, पुलिस विभाग को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जगहों की सुरक्षा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें पुलिस विभाग को निर्णय लेना है। उनको अपना बजट देखना होगा, फंड देखना होगा कि कितना चौकी या कितना थाना का निर्माण वो लोग कर सकते हैं। अगर 2 थाने का अगर उनके पास प्रावधान नहीं है या फिर अभी मौजूदा समय में उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो हम मांग करेंगे पुलिस विभाग से कि आप थाना की संख्या बढ़ाइए। एक चौरस्ता तेघड़ा के आसपास भी रहे और एक बाज़ार में भी रहे, जैसे दोनों लोगों के बीच में ये मन में ये संतोष रहे कि प्रशासन दोनों लोगों के लिए चिंतित है और दोनों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। चलिए, सवाल मैं कर लेता हूँ। शाहपुर विधानसभा से मैं अभी स्कूल में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है कि स्कूलों की स्थिति खराब है। अभी मैं आज आया हूँ माधोपुर से, और माधोपुर आप जाइएगा तो वहाँ पे 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक स्कूल चल रहा है, मध्य विद्यालय जो है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासरूम तक नहीं है। 2 क्लासरूम है। एक क्लासरूम में मध्याह्न भोजन बनता है और दूसरा में 8वां क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर टीचर के बैठने के लिए एक ऑफिस तक नहीं है। मतलब कहाँ ये कमियाँ दिखती है कि सरकार व्यवस्था या नहीं कर पाती है, या फिर अधिकारी पदाधिकारी वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं करवा पाते हैं। देखिए, जो आप कमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा मानना है कि इसमें इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आपका विल पावर नहीं रहेगा, आपकी सोच उस तरह की नहीं रहेगी, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक बात है, आप सुनते होंगे जनप्रतिनिधियों को कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये करवाया, और इसका ज़मीनी हकीकत आप जब देख कर आ रहे हैं तो आप खुद देख रहे होंगे कि जब बच्चों को बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे ही उन्हें वंचित रखा जाएगा। स्कूल का मतलब सिर्फ मिड डे मील नहीं होता है। आज भी जब उनकी ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत सोच थी और उनका ये लक्ष्य था कि 2020 तक हम साक्षरता दर को 100% प्राप्त कर लें। जब ये इस योजना को लाया गया था पटल पर, तो उसके तहत ये सोच रखा गया था कि 2020 को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं और स्कूल की स्थिति आप देख चुके हैं कि कैसे हैं। 2 कमरे हैं, एक में खाना बन रहा है और एक में जो सामान है स्कूल का वो रखा जा रहा है। बच्चे स्कूल का सामान भी नहीं रखने का जगह है, वहाँ पर 8 क्लास का पढ़ाई हो रहा है उस कमरे में, और स्कूल के बाकी जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। यही स्थिति है यहाँ पर। लगभग जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनका आप सुने होंगे स्टेटमेंट कि हमने ये किया। तो जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे 2020 में, हम निर्दलीय लड़ रहे थे, उस समय भी हम लोगों से यही बोले थे कि बहुत दिन से हम लोग पुल पुलिया रोड नली गली तक ही अपने आप को सीमित रखे हैं। अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र हथियार उसका शिक्षा है। आप लाख अमीर हो, लाख गरीब हो, निचले स्तर के भी लोग हैं, समाज का आखिरी तबका भी हो, अगर हम उसे शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो हम उसके जीवन ही नहीं उसके आने वाली पीढ़ियों को बदल सकते हैं। लेकिन इस पर आज तक किसी ने फोकस नहीं किया है। एक हमारा कॉलेज हुआ करता था कि बिंदेश्वरी दुबे कॉलेज जो यहाँ पर हमारा, उसका स्थिति क्या है आप देख ही चुके हैं। तो शिक्षा जो से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं आज तक उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हमने चुनाव के समय मांग किया था कि अब हमारी जो राजनीति होनी चाहिए, जो क्षेत्र के लोगों के प्रति जो सोच होनी चाहिए, वो रोड नली गली से ऊपर उठ के स्कूल के लिए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हो, मेडिकल कॉलेज के लिए हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो। लेकिन आज के भी जो राजनेता है, जो पुराने समय से जो लोग राजनीति करते आ रहे हैं, जो 3 पीढ़ी से राजनीति करते आ रहे हैं, आज भी लोगों को आपस में जात पात के नाम पे भरमाए रखते हैं, आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, अपराधियों के शरण में दंडवत होते हैं। बस उसी लेवल तक उनकी राजनीति रह गई जो 1990 में लालू यादव के दौर में जो अपराधियों से जो सुसज्जित राजनीति होती थी। आज के भी डेट में राजनीति को वहीं तक लिमिट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है, अगर हम लोगों से संपर्क भी करते हैं, अन्य विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो बहुत से सरकारी विद्यालय भी हैं, निजी विद्यालय भी हैं, उनसे हमारी
कुछ कुछ समय पर निरंतर बातचीत होते रहती है बच्चों को शिक्षा के संबंधित, चाहे उनके विकास के संबंधित। उसमें हम लोग का यही प्रयास रहता है, उनकी समस्याओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि अगर शाहपुर की जनता हमें मौका देती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, सबसे पहला हमारा जो कार्य होगा वो यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा। हमने पहले भी बोला है कि यहाँ के अधिकांश परिवार जो सक्षम है, किसी भी तरह से सक्षम है, मध्यम वर्गीय हो या उच्च कोटि के परिवार हो, उनका जिसके पास भी थोड़ा सा संपन्नता है वो लोग क्षेत्र छोड़कर पलायन कर जाते हैं। उसका एक मुख्य कारण रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। हम यही मेरा सोच है कि जब भी आगे हमें मौका मिलेगा, सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, तो जब फंड आ रहा है, विद्यालयों को फंड दिया जा रहा है, शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था दें कि जो भी परिवार हो जो इस क्षेत्र में रहते अपने बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में भेजें। पढ़ने के लिए बच्चों का पलायन करना पड़े, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारा ये प्रयास रहेगा, अगर हमें मौका मिलता है, कि जो भी विद्यालय इस क्षेत्र में हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। इसके लिए हमें सीखने की भी ज़रूरत है। बहुत से आप अन्य राज्यों में जाएंगे, वहाँ के सरकारी विद्यालयों को आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप इच्छा शक्ति अगर आपकी मजबूत रहेगी तो भले आप एक साथ 100 विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक विद्यालय का जीर्णोद्धार आप कर ही सकते हैं। एक बेंचमार्क आप सेट कर सकते हैं कि विद्यालय ऐसे होने चाहिए। अगर विद्यालय सही रहेंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा तो हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा। लोग कहते हैं कि अगर किसी को शिक्षा मिल जाता है तो समझिए कि उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरेगा। मगर यहाँ पर मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्कूलों में गया, अभी जा भी रहा हूँ लगातार कंटिन्यू। मैं एक अपना सीरीज चला भी रहा हूँ कि मैं स्कूलों को देखूँगा, स्कूल के बारे में देखूँगा, स्कूल का निरीक्षण करूँगा, वहाँ के लोगों से बात करूँगा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करूँ क्या स्थिति है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी है जहाँ पर बेंच तक मौजूद नहीं है। समझिए कि 6 से 8 क्लास तक जो भी बच्चे होते हैं उनको बेंच उपलब्ध कराना अनिवार्य है, मगर उस विद्यालय में आप जाइएगा तो बेंच तक भी मौजूद नहीं। ये मैं सोनबरसा की बात कर रहा हूँ। जिस सोनवर्षा का बात हुआ करता था, शायद सोनवर्षा उच्च विद्यालय हो गया है। और हाँ, एक और जो मिडिल क्लास था उसको उच्च विद्यालय कर दिया गया है। ये अपने समय का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय रहा है। बहुत से अच्छे वहाँ के एलुमनाई निकले हुए हैं, अन्य जगहों पर कार्यरत है, बहुत से अधिकारी भी उस विद्यालय से निकले हुए हैं। लेकिन समय के साथ और राजनीति के मार ने उस विद्यालय का जो हश्न किया है वो आपके सामने है। इसमें मुझे पूर्ण रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो एक नकारात्मक जो सोच है, और दूसरी बात है जो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 1990 से जो दौर चला बदलाव का, जो ये लोग बात करते हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करने लगे, लालू जी शासन में आए, उनका एकमात्र सोच था कि गरीबों को हम अगर शिक्षा से वंचित रखेंगे, उन्हें गरीब बनाए रखेंगे, उनको अनपढ़ बनाए रखेंगे, तभी हम उन पर राज कर पाएंगे। ये लालू जी की भी सोच थी, शिवानंद तिवारी की भी सोच थी, उनके पुत्र और यहाँ के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी की भी सोच है कि अगर ये जानते हैं कि जिस समाज का ये लोग वोट लेते हैं, अगर वो लोग पढ़ लिख जाएंगे, उन्हें हम सक्षम बना देंगे, वो अपना नफ़ा नुकसान जानने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तो ये लोग कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है, और कहीं ना कहीं ये मतलब लगभग 15-20 सालों से 25 सालों से इसका प्रयास किया जा रहा है जो शिक्षा है वो हर एक तबके तक, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच ना पाए। क्योंकि एक बार व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो अपने हितों के बारे में सोचने लगेगा, और ऐसे मूर्खों को अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनेगा। हॉस्पिटल की भी स्थिति वही है। अब किसी भी गांव में जाइए तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है भी तो डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जो हमारा रेफरल हॉस्पिटल है उसका भी वही स्थिति है, जाइए तो टाइम से वहाँ पर आपका इलाज नहीं हो पाता है, आपको बैठना पड़ता है। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? क्या विधायक की कमी है फिर, या जो सरकार है उसकी कमी है, या फिर जो अधिकारी पदाधिकारी है उसकी कमी है? देखिए, सरकार की कमी मैं इसमें नहीं मानता हूँ। अभी तो आप जब से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की संयुक्त रूप से सरकार है बिहार प्रदेश में, उसमें आप देखते होंगे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जब से, खास करके मंगल पांडे जी हैं, जब से हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, देख रहे हैं, आप देखे होंगे कि बिहार में बहुत से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण उन्होंने करवाया है। बहुत से हॉस्पिटलों का, जो आप पटना में भी जाकर देखते होंगे, आज से 15-20 साल पहले जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था थी और उसमें आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको सोचना होगा कि जब पटना के हॉस्पिटल बदल सकते हैं, पटना के हॉस्पिटल जहां पर पहले कोई जाना नहीं चाहता था, वहां पर जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं एक उम्मीद के साथ कि हमारा इलाज होगा।
आपके क्षेत्र का क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ फंड तो बांटा हुआ है तो है नहीं। अब आपको चाहिए कि जो आपका जनप्रतिनिधि है वो अपनी समस्याओं को सही प्लेटफॉर्म पर रखे, स्वास्थ्य मंत्री को या स्वास्थ्य मंत्रालय को कन्विंस करे कि भाई जो फंड है वो हमारे क्षेत्र को भी दीजिए। आपके क्षेत्र को काहे नहीं दिया जाएगा? आप मांगिएगा तो आप अपनी समस्याओं को वहाँ रखिएगा, तभी ना उसका कोई निदान करेगा। तो मतलब आपको लगता है कि जो हमारे शाहपुर विधानसभा का समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी आवाज़ ही नहीं उठाते हैं विधानसभा में? अच्छा, इसका उनको ज़रूरत क्या है बताइए ना। स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा पे जीते थे आप? मैंने कभी सुने हैं इनके कभी भी कोई स्टेटमेंट हो जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बात किए हो? तो यही बोलेंगे फलनवा अपराधी प्रवृत्ति से आते थे, तो हमारे बाप दादा हम 3 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं, 3 पीढ़ी से राजनीति करने के लिए आए हैं। एक भी बारी बोले इनके मुंह से सुने हैं कि हम लोग जन सेवा की भावना से हमारी 3 पीढ़ी इसमें लगी हुई है? जिस व्यक्ति का सोच ही उसके ब्लड में ही राजनीति करना है, वो और क्या कर सकता है? आप कभी हमको मेरे ज्ञात में तो नहीं है कि कभी ये लोग खड़ा होकर बात किए हों कि हम जीतेंगे तो स्कूल का निर्माण करवाएंगे, विद्यालय का निर्माण करवाएंगे, कॉलेज का निर्माण करवाएंगे, हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास के लेवल का मल्टी स्पेशलिटी वाला बनवाएंगे। इस तरह की तो ये बात करते नहीं है। इनका काम वही, आप पिछले चुनाव में भी मैंने बात बोला था कि जितने भी आपराधिक छवि के लोग हैं जो जेल से बाहर आए हुए हैं, कुछ सजाए हफ्ता हैं, कुछ बेल पर हैं, उनके पास ये जाके दंडवत रहते हैं, उनके इशारे पर ये काम करते हैं और उनके मुताबिक ही जो आपराधिक छवि के लोग रहेंगे, जो जिनका पेशा ही चाहेंगे कि शिक्षा का विकास हो चाहे स्वास्थ्य का विकास हो, वो तो चाहेंगे कि लोग उसी में अटके रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे और इनकी राजनीति चमकती रहे। कि कहीं ना कहीं मैं इसमें मांगता हूं कि पूर्ण रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि माननीय जो विधायक जी हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। और एक बार आप बात रखिए मंत्रालय में, विधानसभा में क्वेश्चन उठाइए, अगर नहीं होगा तब ना सरकार की गलती मानी जाएगी। आप तो यहाँ पर आते हैं लोगों को कि शिवजी यादव की हत्या किसने की थी बताएंगे? शिवजी यादव की हत्या किसने की थी? ये हो हैं बताने वाले। मुन्ना मिश्रा, कमल किशोर मिश्रा किसका हत्या किए थे बताएंगे? जिसके लिए जाके वोट मांग रहे, तो को हत्याकांड में जेल में से बंद है और बेल पर छूट कर आया, बताएंगे किसके लिए आए हैं? इनका यही काम ही है कि गड़े मुर्दे उखाड़िए, आपस में लड़वाइए और अपनी राजनीति चमकाइए। बस यही एकमात्र इनका एजेंडा है, जिस पे इनके जो ये बोलते हैं हम लोग 3 पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं। इनके बाबा जी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनके पिताजी भी यही काम किया करते थे, आज ये भी यही काम कर रहे हैं। ये अपना काम आगे गिनवा ना दे। जो स्वास्थ्य की जो हॉस्पिटल की जो भवनें भी बन रही है, परिसरों में भी बन रहा है, वो सब हमारे कार्यकाल के समय ही सवाल किए गए थे। इसका परिणाम स्वरूप है कि आज अन्य जगहों पर उसका निर्माण हो रहा है। इनका तो बस वही है जात पात। अगर जात पात की रही तो इनके जात पात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये ले सकते हैं कि इनका जो नेता, इनके जो पार्टी के नेता हैं, जो अपने आप को बिहार के भावी मुख्यमंत्री और ना जाने क्या बोलते हैं, वो बिहार के अन्य किसी मुद्दा पर आवाज़ नहीं उठाते हैं कि यहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है, हॉस्पिटल का स्तर है, यहाँ के बच्चे 12वीं और 10वीं के बाद साउथ और जो दिल्ली NCR के कॉलेज में क्यों पढ़ने जाते हैं, क्यों हमें यहाँ पर बिहार में उनको हम शिक्षा का व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। उसको छोड़ के जातीय जनगणना के लिए बेचैन है। अरे विश्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पूरा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप आज तक वहीं पर जातीय पात में अटके हुए हैं। सब इनकी सोच को दर्शाता है। इनका नेता जो सिखाएंगे वही नहीं आके जनता के बीच में भरमाएंगे। आइए ना, जिस स्वास्थ्य और विकास के मुद्दा पे बात कीजिए जनता के बीच में, उस मुद्दा पे आप बात किए तब ना जनता आपकी सोचों को अपने अंदर लेगी कि भाई इस नेता का हमारे प्रति सोच क्या है। इनका तो यही है कि फलना जी फलना से लड़ गए, फलना जी फलना से लड़ गए, तो फलना का दही और फलना का चूड़ा यही सब मिलाते रह गए। पूरा विश्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक समय जब आप स्कूल जाते होंगे तो उस समय रजिस्टर में हाजिरी बनती थी और उसमें प्रेजेंट एब्सेंट लिखा था। आज के डेट में बायोमेट्रिक का ज़माना आ गया है, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो। इस दौर से इन लोगों को लेना नहीं। आज भी चाहते हैं कि पुनः बिहार को लालटेन युग में धकेल दिया जाए। लालटेन युग रहेगा तभी ना रात को इनके अपराधी आएंगे, लालटेनों को फूंक मार के बुझा देंगे और अपने मनसूबा में कामयाब होंगे। 1990 का हम लोग दौर देखे हैं। जनता को बड़गलाने की ज़रूरत नहीं है। जब बिहार के लोगों का पलायन का एक मुख्य कारण शिक्षा का ग्रहण करना था, तो एक मुख्य कारण इनके गुंडों का अपराध भी था। ना ही लालू यादव के युग में अपराधियों का मनोबल बढ़ता, ना ही यहाँ के लोग पलायन करके अन्य राज्यों में जाते। यहाँ की जनता का दुख दर्द हम लोग समझते हैं। हम लोग वो दौर देखे हैं जब पढ़ने के लिए हम लोग को अपना गांव घर त्याग करके अन्य राज्यों में जाकर बसना पड़ा था। लेकिन ठीक है, जनता को भरमा लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जनता भी उस दौर को देखी हुई है। आज नहीं तो कल जवाब देगी। और हमें जब भी मौका मिलेगा तो हमारा एकमात्र प्रयास
शिक्षा और यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा की रहेगी। इसमें हम काम भी करेंगे और काम करके दिखाएंगे, फिर आपसे हम बात करेंगे। तो चलिए, जब इनको मौका मिलेगा तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा पर हमारा फोकस रहेगा, हम काम करके दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।